हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लक्ष्य आपने इस वर्ष निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य आप जरूर पूरा करें। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत शिलाकृतियाँ हैं। हिमनद के कार्य या हिम यानी बर्फ के द्वारा जो कार्य होता है उसका अध्ययन हम करेंगे। अब बर्फ के द्वारा जो कार्य होता है वो बहुत अधिक ऊंचाई पे होता है, पहाड़ों पे बहुत अधिक ऊंचाई पर, क्योंकि जो बर्फ है वो अधिक ऊंचाई पे ही बनी रहती है। अगर जो जगह अगर नीचे होती है तो वो बर्फ अपनी अवस्था में नहीं रह पाती है। तो ये जो बर्फ होती है ये धरातल पर ये जैसे नदियाँ होती है उसी के समान होती है, लेकिन ये जो नदियाँ होती हैं बर्फ की नदियाँ होती है जिसे हिमनद कहते हैं। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये भी जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है उनसे ये निकलती है। ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और वो नदियों का रूप धारण करके बहते रहते हैं। लेकिन जो अपर्दन और निक्षेप का जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये बर्फ के द्वारा होने वाला अपर्दन है जो बहुत अधिक ऊंचाई पे होता है। जो बर्फ है वो भी अपने देखो स्थान से खिसकती है। जब खिसकती है अपने स्थान से तो वो अपर्दन का कार्य करती है। जो पहाड़ है वो बर्फ से ढके रहते हैं। जब बर्फ खिसकती है तो उन पहाड़ों का अपर्दन करती है, उससे मलबा बनता है और मलबा का निक्षेप भी करती है। तो हिमनद अगर शुद्ध हिमनद है, शुद्ध हिमनद का अर्थ होता है जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। अगर शुद्ध हिमनद होता है तो उससे अपर्दन का कार्य नहीं होता है, क्योंकि अपर्दन का जो कार्य है वो तभी हो पाएगा जब बर्फ में कंकड़ और पत्थर भी होंगे। कंकड़ पत्थर क्या करेंगे, जब बर्फ खिसकेगी उसके साथ ही ये जो पर्वत है, चट्टानी क्षेत्र है, उनका घर्षण करेगी और अपर्दन करेगी। जो बर्फ है वो उसकी जो खिसकने की जो गति होती है वो बहुत कम होती है। नदी के जल की तरह गति नहीं होती है, तीव्र गति नहीं होती है, बहुत ही धीमे गति होती है और अलग अलग गति होती है। इनकी खिसकने की अलग अलग दर होती है। और जो हिमनद है इनकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। लेकिन भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो हिम रेखा है इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। देखो हिम रेखा, जो हिम रेखा होती है स्नो लाइन है, जो हिम रेखा के एक इसका विभाजन किया हुआ है, हिम रेखा विभाजन करती है। हिम रेखा के जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है यानी इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ सदा हिम यानी बर्फ है वो जमी रहती है, वहाँ कभी भी बर्फ पिघलती नहीं है। जो हिम रेखा के जो नीचे का जो क्षेत्र होता है वहाँ बर्फ पिघलती रहती है और बनती रहती है। मगर जो हिम रेखा का ऊपर का जो क्षेत्र है, जो ऊपरी क्षेत्र होता है, वहाँ सदैव बर्फ बनी रहती है, बर्फ है वो जमी रहती है, वहाँ से कभी भी बर्फ है वो पिघलती नहीं है। तो हिमानी द्वारा बनने वाली शिलाकृतियाँ हैं, उसके द्वारा अपर्दन है। सबसे प्रमुख बातें इसमें यह है कि ये जो इससे बनने वाली शिलाकृतियाँ हैं वो सबसे अधिक ऊंचाई पे बनती है। दूसरा जो हिमनद है वो उनकी खिसकने की जो गति है वो बहुत ही कम होती है
और जो शुद्ध हिमनद है यानी जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, केवल बर्फ ही होती है, वो अपर्दन नहीं कर सकती है। और जिनमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो ही हिमनद है, वो अपर्दन का कार्य करता है। उसके बाद है हिमनद के प्रकार। हिमनद के देखो 4 प्रकार दे रखे हैं जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं मेरे। हिमनद को 4 भागों में बांटा है, हिमटोपिया, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद, और अंत में है गिरिपद हिमनद। पर्वतीय क्षेत्रों में जो अलग अलग तरह के जो हिमनद है, देखो हिमटोपिया किसे कहेंगे? पर्वतों की चोटियों पर स्थित हिम चादर को हिमटोपी कहते हैं। हिमटोपिया अधिक ऊंचाई पर स्थित होती है, इनसे कई हिमनदों का सृजन होता है। ये जो हिमटोपिया है अधिक ऊंचाई पर ये होती है और इनके द्वारा कई जो हिमनद है वो बनते हैं। 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत घुमदाकार हिमपिंड को हिम चादर कहते हैं। जो 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक गुंबद के आकार में जो फैला हुआ है उसे हिम चादर कहेंगे, ठीक है। और इससे कम यानी 50,000 वर्ग किलोमीटर से अगर कम का क्षेत्र है तो उसे हम हिमटोपी कहेंगे, ठीक है। तो ये हिमटोपी थी, हिमटोपिया। उसके बाद है महाद्वीपीय हिमनद। देखो किसी विशाल क्षेत्र में हिम के लगातार संचयन के कारण हिम की विस्तृत चादर का विकास हो जाता है, तो उस भाग में अलग अलग हिमनद न होकर एक ही हिमनद होता है। कोई विशाल क्षेत्र होता है, लगातार ही वहाँ हिम है, उसके गिरते रहने से एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो हिम के चादर के रूप में उसका विकास होता है। तो इस तरह के जो हिमनद का जो विस्तार है वो सर्वाधिक होता है, यानी जो बर्फ है वो उसका संचयन होता रहता है, लगातार बर्फ गिरती रहती है। तो इसलिए जो महाद्वीपीय हिमनद है, इस तरह का जो हिमनद है उसका सर्वाधिक विस्तार होता है, इस कारण इसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। एक बहुत बड़ा भाग होता है, उस भाग पर देखो जो हिम है उसके द्वारा इस महाद्वीपीय हिमनद का निर्माण होता है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए उसे महाद्वीपीय हिमनद का नाम दिया गया है। जैसे महाद्वीप है आकार में बहुत बड़े होते हैं, उसी तरह से महाद्वीपीय जो हिमनद है वो भी आकार में बहुत बड़े होते हैं। महाद्वीपीय हिमनद को हिम चादर भी कहते हैं, इसका एक अन्य नाम हिम चादर भी है। उसके बाद है पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद। इसमें देखो हिमटोपी या हिम क्षेत्र से हिम राशि जब गुरुत्व के कारण निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में यानी नदी के रूप में जब प्रवाहित होती है तो उसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। देखो जो हिमटोपी या हिमनद जो क्षेत्र है, जो हिम राशि गुरुत्व के कारण यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, जो भी वस्तुएं हैं वो नीचे की तरफ आती है। तो इसमें भी क्या है, जो हिमनद है वो भी गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं और एक सरिता के रूप में प्रवाहित होते हैं, नदी के रूप में, इसलिए इसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। पर्वतीय हिमनद मुख्य रूप से पर्वतीय घाटियों से प्रवाहित होते हैं, अतः इन्हें घाटी हिमनद भी कहते हैं। तो पर्वतीय घाटियों से प्रवाहित होने के कारण इन्हें घाटी हिमनद भी कहते हैं। और इनका जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो आल्प्स पर्वत क्षेत्र में किया गया था, इसलिए इन्हें अल्पाइन हिमनद भी कहते हैं। पर्वतीय हिमनद को ही अल्पाइन हिमनद कहते हैं।
उसके बाद अंतिम है गिरिपद हिमनद। इसमें देखो पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहा जाता है। जो पर्वतीय भाग है उससे जो हिमनद है वो नीचे की ओर आ जाते हैं, तो कई जो हिमनद है वो आपस में मिल जाते हैं। इस तरह के हिमनद ठंडे भागों में ही मिलते हैं। जो गिरिपद हिमनद है ये केवल ठंडे भागों में ही मिलते हैं। अब ठंडे भागों में क्यों मिलते हैं? अगर कोई ग्रीष्म यानी कोई गर्म क्षेत्र है, वहाँ पर अगर पर्वत से नीचे आ जाएंगे हिमनद तो वो पिघल जाएंगे, पिघली अवस्था में वो हो जाएंगे। लेकिन ये जो हिमनद है ये केवल ठंडे भागों में ही मिलते हैं। तो जब अगर ये पर्वत से नीचे आ रहे हैं तो ये पिघल नहीं पाएंगे, बल्कि ठोस अवस्था में ही रहेंगे, एक बर्फ के रूप में ही रहेंगे। इसका उदाहरण दिया है अलास्का का मेलास्पीना ग्लेशियर, इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हिमटोपियों के प्रकार है, 4 प्रकार है बताए हैं हिमटोपियों के। उसके बाद देखो जो हमारे हिमालय पर्वत है, यहाँ भी कई तरह के जो ग्लेशियर है, जो हिमनद है वो भी पाए जाते हैं। बुक में दिया हुआ है, बुक में वो आप पढ़ना उनके नाम, जो हिमालय में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर है उनका पढ़ना। उसके बाद देखो सामान्य परिचय है इसमें। हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य है। इस जो हिमनद के जो अपर्दनात्मक कार्य है उसमें सामान्य परिचय में दिया है कि जो हिमनद है इसमें देखो जो विद्वान है उनके इसमें 2 मत बताए गए हैं हिमनद के। कुछ विद्वान तो कहते हैं जो हिमनद है, जो बर्फ है, वो चट्टानों का संरक्षण करती है, न कि अपर्दन का कार्य करती है। यानी जो अपर्दन कार्य है वो नगण्य होते हैं। यानी हिमनद के द्वारा जो अपर्दन का जो कार्य है, विद्वानों के जो 2 मत है इसमें। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो बर्फ है, जो हिमनद है, वो चट्टानों का संरक्षण करती है, न कि अपर्दन करती है। यानी इनके द्वारा जो अपर्दन का कार्य है वो नगण्य है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं, उनका यह मानना है कि जो हिम है, जो हिमनद है, ये अपर्दन का कार्य करते हैं। उसको अपर्दन भी करते हैं और उस अपर्दन का जो मलबा होता है उसका निक्षेपण भी करते हैं। तो इसमें 2 मत है विद्वानों के। एक मत तो कहता है देखो कि ये जो हिमनद है संरक्षण करता है। संरक्षण का कार्य करता है किनका? चट्टानों का या पर्वतों का कह सकते हैं। ठीक है, तो इन विद्वानों को संरक्षणवादी कहते हैं। संरक्षणवादी विद्वान इनको कहते हैं। ये चट्टानों का संरक्षण करते हैं और इस संकल्पना को संरक्षण संकल्पना कहते हैं, प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जैसे रैमजे और टिंडल। रैमजे और टिंडल, ये जो विद्वान है ये कहते हैं कि जो हिमनद है वो अपर्दन का कार्य करते हैं। कि वो अपर्दन का कार्य करते हैं। अपर्दन का कार्य भी करते हैं और नए स्थल रूपों का आविर्भाव भी करते हैं। तो ये 2 विचारधाराएं हैं इसमें। तो
उसके बाद है अपरदन के सामान्य रूप। देखो अपरदन के जो सामान्य रूप है वो देखते हैं हम। अब है अपरदन के सामान्य रूप। अपरदन के सामान्य रूप में देखो अपघर्षण और उत्पाटन। जो हिमनद के द्वारा जो अपरदन के कार्य किए जाते हैं वो अपघर्षण और उत्पाटन के रूप में किए जाते हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया है कि अगर जो बर्फ है, बर्फ शुद्ध रूप में है तो अपरदन नगण्य होगा, यानी जो अपरदन है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ शुद्ध रूप में है। लेकिन अगर बर्फ के साथ कंकर पत्थर है हो तो अपरदन होता है। तो अगर बर्फ के साथ कंकर और पत्थर होते हैं तो अपरदन का जो कार्य है वो निश्चित ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये क्या है, अपरदनात्मक यंत्र है ये, ठीक है। जो अपरदन में सहायक होते हैं ये यंत्र, इन्हें अपरदनात्मक यंत्र कहते हैं। जो अपरदनात्मक यंत्र है इनके द्वारा जो हिमनद है, जो अपरदनात्मक यंत्र है इनके द्वारा जो हिमनद है अपनी घाटी की तली को गहरा करता है और किनारों से चौड़ा करता है, ठीक है। अपरदनात्मक यंत्र है, जो कंकर है, पत्थर है, तो इनसे क्या है, जो हिमनद है अपनी घाटी को एक तो तली से चौड़ा करता है और किनारों से उसे चौड़ा करता रहता है। घाटी की तली है वो गहरी होती है और किनारों से चौड़ा होता जाता है। इसे ही ये अपघर्षण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं। उसके बाद है उत्पाटन। जो उत्पाटन की जो क्रिया है इसमें जो हिमनद है वो पर्वतीय भाग है, चट्टानें हैं, उनको तोड़कर अपने साथ ही उन्हें वो परिवहन करता है। तो इस क्रिया को उत्पाटन की क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखो जो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक की सम्मिलित क्रिया को हिमानीकरण कहते हैं। हिमानीकरण कहते हैं। हिमानीकरण, ठीक है। जो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक की जो सम्मिलित क्रिया है इसे हिमानीकरण कहते हैं। और ये जो क्रिया है ये देखो ये बहुत अधिक ऊंचाई पे ये क्रिया है होती है। उसके अलावा ये जो क्रियाएं हैं एक बहुत अधिक ऊंचाई पे होती है, दुर्गम क्षेत्रों पे होती है।
तो इनके विषय में जो जानकारी है वो कम प्राप्त है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, बहुत अधिक ऊंचाई पे। अब जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, बहुत से व्यक्ति है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई का कार्य करते हैं, लेकिन सारे सफल नहीं हो पाते, कुछ दुर्घटना में उनकी मृत्यु भी हो जाती है और कुछ सफल भी रहते हैं। दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए इनके बारे में अधिक जानकारी है वो प्राप्त नहीं है। तो ये हिमानी के द्वारा अपर्दन और निक्षेपात्मक की क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम जो हिमानी से बनने वाली जो अपर्दन की जो स्थलाकृतियां हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।